आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रहलाद राणा जी। अपक्ष के उम्मीदवार है। उनकी निशानी है पेन की नींव 7 किरणों के साथ। तो हाँ, आज हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या योजनाएं हैं और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ वसाई 133 विधानसभा। मेरा सिंबल जैसे कि आपने बताया कि पेन की नींव 7 यूनिट। तो ये सिंबल के लिए भी मेरा बहुत ही ज़्यादा इच्छा था कि एजुकेशन को महत्व आजकल नहीं दिया जाता, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्योंकि एक बार एक फैमिली से एक जन अगर एजुकेटेड हो गए तो आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको कि बाकी गरीब सीमा रेखा से बहुत ऊपर उठ जाए। पैसा अगर देते हो तो वो खर्चे करके वही का वही सिचुएशन रह सकता है। लेकिन ज्ञान अगर मिलता है उसको यूटिलाइज करके और ज़्यादा वो अपने परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ करने के साथ साथ सामाजिक और एजुकेशन के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा सिंबल जो है पेन का नीड रहा है। दूसरा, आप अगर जानना चाहे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मेरा डिटेल ट्रैक रिकॉर्ड में आपने देखा होगा कि मैं 2011 से सोशल सर्विस में एक्टिव हूँ। 2011 में अन्ना हजारे जी के साथ मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पार्टिसिपेट किया। फिर 2016 में मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई उनको लेटर लिखा कि वो लेटर था 10 फरवरी 2000 सॉरी 2 सितंबर 2016 को। तो उस लेटर था ये जो डिमोनेटाइजेशन के लिए मेरा लेटर था कि 500 और 1000 की नोट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो काला धन बढ़ता जा रहा है और जो प्रॉब्लम हो रहा था डिमोनेटाइजेशन के लिए, मैंने लिखा कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिया जाए। और आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को वो बंद कर दिया गया गवर्नमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लेटर की वजह से बंद हुआ, लेकिन सरकार जो सोचता है वो मैं भी सोचता हूँ, या तो मैं जो सोचता हूँ सरकार भी वही सोचती है मेरे देश के बारे में। दिस मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थिंग है कि 10 फरवरी 2017 को मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तभी देवेंद्र फडणवीस साहब हुआ करते थे, तो मैंने लेटर लिखा। आपको पता है वसई विरार में सीएनजी नहीं हुआ करता था 2017 में। तो मैंने लिखा वसई विरार को सीएनजी फिलिंग स्टेशन देना चाहिए और देना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद मैंने रिमाइंडर 1 लिखा 30/1/2019 को। उसके बाद देखा होगा वसई विरार में आपका सीएनजी आया हुआ है 19 के बाद। नेक्स्ट, मेरा कामकाज के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैंने ये जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है जो मैंने लिखा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, लॉ मिनिस्टर को लिखा था। ये जो कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ में हूँ। 14/3/2017 को लिखा था मैंने। कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी में जो बैकवर्ड बोलते हैं, जो बैकवर्ड शब्द है वो खाली कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बैकवर्ड फाइनेंशियली ऑल्सो। लेकिन कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम में ओनली वो कास्ट का होगा तो उसको रिजर्व मिलेगा। एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। कोई भी कास्ट, अगर सपोज आपका अभी नीट का एग्जाम ले लीजिए। नीट में अगर 99% कट ऑफ होता है जनरल के लिए, अगर इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 80% में कट ऑफ होता है, तो वो डिफरेंस वालों का क्या? जो 98% रखा होगा स्कॉलर, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, लेकिन 80% रखने वाला इंसान उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये तो सरासर अन्याय है। इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 330 एंड 337 आर्टिकल है, इसको हटा देना चाहिए। ये आपका देश के हित में नहीं है। तीसरा, मेरे वसाई के लिए मेरे कोर्ट में भी एक दाइश नहीं हुआ करता था एक कोर्ट रूम में।
तो मैंने लिखा ऑनरेबल एडिशनल चीफ जस्टिस को 24/1/2019 को लिखा। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो बना दिया गया। और वसई ईस्ट वेस्ट में प्रोस्टिट्यूट का कार्य हो रहा था। तो मैंने कंप्लेन किया मानिकपुर पुलिस स्टेशन में 14/8/2018 को, ताकि मानिकपुर पुलिस स्टेशन मुझे बुलाया गया, मैंने अपना व्यू दिया और उसके बाद पुलिस डिप्लॉय कर दिया गया। और उसके बाद मैंने वसईकर की तरफ से एक लेटर डीवाईएसपी को लिखा था। तो उसके साथ साथ मैंने ये वसई ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज देख रहे हो आज बंद पड़ा हुआ है, पुराना वाला, नया वाला अभी चालू है। तो पुराना वाला जो बंद पड़ा हुआ है उसमें आपका 30 जनवरी 2019 को मैंने एक लेटर लिखा वीवीएसबीसी कमिश्नर को, रेलवे डिपार्टमेंट को, एसडीओ को, बीटीओ को, एमएलए को, एमपी को, ताकि ये या तो रिपेयर कर दिया जाए या तो नया कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन रेलवे डिपार्टमेंट से मैंने फॉलो किया और कंस्ट्रक्शन का ये बजट या तो एस्टिमेट आ गया था और उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। आपको पता होगा 19 के बाद चालू कर दिया गया था, लेकिन हेवी व्हीकल को छोड़ के बाकी सब व्हीकल जाता आता करते थे। लेकिन अभी पूरा बंद कर दिया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है उसमें। उसके बाद हमने मैं वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं मोदी जी, लेकिन काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। मैंने एक लेटर लिखा 4 मई 2023 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि एटलीस्ट अगर वन नेशन वन इलेक्शन आपकी ये इसमें कैपेसिटी में नहीं है, कर नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट 6 महीने का जो प्रोविजन प्रेसिडेंट के पास है, 6 महीने का पहले का जो इलेक्शन है उसको जनरल इलेक्शन के साथ कर दिया जाए। 6 महीने का बाद का जो इलेक्शन है, आपकी पार्टी का एटलीस्ट जो सरकार है वो तो डिजल्व करके वो इलेक्शन उसी वक्त कर दिया जाए, जिसमें कि ह्यूज क्रोर्स ऑफ मनी विल बी गेट सेव्ड। करोड़ों रुपया बच जाएगा, देश का खर्चा हो रहा है। पॉलिटिशियन तो जेब में देते नहीं है, उनका एफिडेविट देखो हर साल बढ़ता जा रहा है इनकम। अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देख लो, मुझे ताजुब हो रहा है सुन के कि लाडली बहनी योजना चालू कर दिया, 46 करोड़ की स्पेंड किया गया और उसका इनकम कैसे आएगा दिखाया नहीं गया। डेफिसिटी बजट है लेकिन पैसा बांटा गया। अभी वो पैसा लाएंगे कहां से आप बताओ? पैसा उधर से लाएंगे, जैसे लाइट बिल का अभी देखोगे ना, ये लाइट बिल है, उसमें 16% बीज शुल्क है। 16%, 16% कितना होता है? कार और ये बड़े बड़े लग्जरी प्रोडक्ट में आप 5% लगाते हो, हेलीकॉप्टर में 5% लगाते हो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में 16%। गरीब को और गरीब बनाना चाहते हो, ऐसे आप इसको बढ़ा दोगे। या तो आप जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर हुआ करते थे, आपने उसको 500 रुपया बना दिया। ऐसे लोगों से लेके आप बांटोगे, बांटने का प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सीधा सीधा प्रोविजन है यू कैन इन्वेस्ट एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होगा या तो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो नौकरी देने के लिए या तो जो भी अदर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन बांटने का प्रोविजन आपके पास नहीं है। अगर पीआईएल फाइल होगा तो ये आपका ये जो आपका स्टैंड है वोट की राजनीति है, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और फ्यूचर का क्या? आप अगर इसको कंटिन्यू रखोगे, इसको एडजस्ट कहां से रेवेन्यू लाके करोगे? और फ्यूचर में जो एक्सपेंडिचर, आई आई मे टेल यू दिस इज ओवरहेड, ये खर्चा है, इसमें से रेवेन्यू आने वाला नहीं है। नाइदर इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज सिंपली ए ओवरहेड। तो इसमें से कोई इनकम होने वाला नहीं है, ये खर्चा बढ़ता जाएगा। तो इसके साथ साथ आप देखोगे ये बहुत बड़ा डिसीजन, गलत डिसीजन मैं बोलूंगा, क्योंकि देश के साथ और स्टेट के साथ, महाराष्ट्र के टैक्स पेयर के साथ या तो देश के टैक्स पेयर के साथ धोखा हो रहा है। सरकार को चुन के भेजा था मिस यूटिलाइजेशन के लिए, फंड नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए सरकार बनी है। आप मिस यूटिलाइज मत करिए, कोई भी सरकार हो।
उसके बाद आप मेरा कामकाज में ये जो आपका अभी जून जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता जो ये हुआ, उससे पहले मैंने एक लेटर लिखा था 29/9/2023 को कि इसको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कंसीडर किया जाए। पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो उतना आप अगर प्रोस्पेक्टिव रखेंगे तो उतना वो संभाल नहीं पाएंगे, तो उनको डिवाइड कर देना चाहिए। जो एक लॉ एंड ऑर्डर और एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन वो किया नहीं गया, वो कंसीडर नहीं हुआ मेरा जो लेटर था। उसके बाद मैंने 17/10/2023 को लिखा। इधर आप देख रहे होंगे प्रस्तुति लोग कैसे कैसे करते हैं, बस डिपो हो या स्टेशन हो, कई स्टेशन रोड हो। मानिकपुर पुलिस स्टेशन को मैंने कंप्लेन किया, उसको हटाने के लिए मानिकपुर में एफआईआर लॉन्च किया और मुझे ईमेल किया, लेकिन वो अभी का अभी वैसे का वैसा है। अगर ऐसे आप आमदार रहेंगे या तो खासदार रहेंगे तो क्या करेंगे, देश कहाँ जाएगा। वो इधर स्टूडेंट आएंगे और ये सब देखेंगे तो क्या उनमें इम्पैक्ट आएगा, भविष्य कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मेरा मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। अगर मेरा विजन के बारे में आप बोलो तो मेरा मैनिफेस्टो वेरी क्लियर है। फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन में आप अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो महानगर पालिका में टोटल 200 टोटल में जितना रजिस्टर्ड है 214 स्कूल की रजिस्ट्रेशन है। उसमें से ओनली 15 स्कूल है जो कि सरकार का है, वीवीएमसी का है। बाकी क्या, अगर वो 15 स्कूल में कितने बच्चे पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ क्या है, वो 15 स्कूल कितने कक्षा तक है वो भी नहीं है। हो सकता है 5वीं कक्षा तक हो सकता है 7वीं कक्षा तक हो। उसके बाद क्या, राइट्स टू एजुकेशन के हिसाब से आपने वुमेन एम्पावरमेंट के फेवर में हूँ। उनको काम देके, एक तो काम मिलेगा, काम से प्रॉफिट बढ़ेगा। जो काम देगा सरकार दे या तो कॉरपोरेट दे, उनको प्रॉफिट मिलेगा, सस्ते में काम हो जाएगा और उनको काम मिलेगा और उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, उनका इनकम जनरेट होगा। अच्छा, भ्रष्टाचारी का जो सिलसिला जारी है, ये बीजेपी के अंदर जितने भी है तो, शिवसेना शिंदे गढ़ और राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़, ये इन लोग के अजित पवार साहब को भी बोले चिक्की पिसिंग, तो वही आज आदमी उनके मांडी वांडी लगा के बैठ रहा है। तो भ्रष्टाचारी जितने भी है और ईडी लगाया जाता है, तो मेरे को ये आपको कहना है कि ईडी चीज लगाकर गुमराह करना, जनता को एक बेवकूफ बनाना, ये कितना सही लगता है आपको? आज फॉर आज पार्टी इज कंसर्न, पार्टी को अगर आप बोलो तो बीजेपी वाजपेयी जी के समय में आपको याद होगा 13 दिन के लिए सरकार बना के एक सीट में वो छोड़ दिए। तभी इथिक थी बीजेपी की, तभी मोरालिटी थी, पार्टी का टैगलाइन फॉलो करती थी। अभी वो सब कुछ नहीं है। अभी 5 साल के लिए खाली सरकार है। वो अगले 5 साल के लिए कैसे आएंगे, बाय हुक और क्रूक, यही पॉलिसी है। बाकी कुछ इथिक नहीं है, कुछ आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नेशनल टैग फॉलो नहीं है, कुछ इंसानियत नहीं है, कुछ नहीं है। और भ्रष्टाचार की बात अगर करें, भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। मेरा मैनिफेस्टो नंबर मैं बताता हूँ, करप्शन फ्री 7 नंबर पे है। करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब सिस्टम कर दो। बैंक में आपने सुना है आज का काम आज करना पड़ता है क्योंकि वो ऑनलाइन था, ऐसा ही कर दो। और आपको मिनिस्टर लोगों को परमिशन क्यों अपडेट नहीं होता है, आप मिनिस्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय करो, इतना दिन में ये फाइल पास हो जाना चाहिए, ऑनलाइन कर दो। आप उसको क्यों ऑनलाइन नहीं करते हो, भ्रष्टाचार करने के लिए वो आपको छुपा के रखे हो। जब तक एजुकेटेड इंसान पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, भ्रष्टाचार का सिलसिला। इसलिए मैं मेरा आप किसी का मैनिफेस्टो देखे हो,
करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी के मैनिफेस्टो में है? नहीं होगा। वो मेरा मैनिफेस्टो, वो मेरा, इसलिए ईडी लगाना, ईडी लगाना एक तरफ सही है। अगर कोई गलत करता है, ईडी लगाना चाहिए, वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, विरोधी के ऊपर भी लागू होना चाहिए, अपने ऊपर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए समान कानून होना बहुत ही जरूरी है। आप अगर ईडी लगा रहे हो सत्ता में होके, कल को आपके ऊपर ईडी लगेगा। ये तो एवरीथिंग इज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो होना है। ये भ्रष्टाचारी का पूरा आरोप लगाते हुए पेपर के साथ में हर चीज बताया गया, उसके बाद भी वो आदमी को अपने साथ में बिठा के वो भ्रष्टाचार ऐसा ही रुका है, उसका फाइल बंद हो चुका है। ये अस्तित्व नहीं खुलेगा या नहीं खुल सकता है, इसके इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? किसी का मैं बता दिया 2 सेंटेंस में। एक तो ये सरकार का इथिक नहीं, खाली 5 साल, अगले 5 साल के लिए सोचती है, इसलिए कि किसी को भी आलिंगन कर सकते हैं और किसी को भी हटा सकते हैं और कुछ भी हथकंडा अपना सकती है। जैसे आपने सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव, तो यही पॉलिसी हो, सब कुछ अनफेयर को अनफेयर। देखो ना, आप फाइनेंस एक्ट चेंज कर दिए क्योंकि डोनेशन लेना था, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे किया, वही था। तो वो टेक्निकली चीजें जो एजुकेटेड है वही जान पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पहले था 7% ऑफ द इनकम कैन कंट्रीब्यूट एज ए डोनेशन, उसको हटा के कुछ भी डोनेशन दे सकता है कर दिया गया, यानी लॉस मेकिंग कंपनी भी डोनेशन दे सकता है। पैसा कहां से लाएगा? क्योंकि ईडी का धमकी, सीबीआई का धमकी, ऐसा भी हो रहा है और होता रहा है। वो तो देश का पॉलिटिक्स है, और देश के बारे में आपने पूछा, मैंने देश के लिए भी बहुत काम किया, इसलिए आई एम अकाउंटेबल टू आंसर। जनता के लिए आप वोटिंग के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, और आपका निशानी क्या है, और 20 तारीख को वोटिंग करना है तो किस तरह से आप फेस करेंगे? आपका 20 तारीख मैं सिंपली हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि जनता जो है अपना दिमाग लगाइए और सही इंसान को वोट दीजिए। अगर आपको लगता होगा किसी का ओब्लिगेशन है, वो मत सोचिए, क्योंकि आपका हक वो ओब्लिगेशन से ज्यादा है। आप मत समझना इन्होंने आपको हेल्प किया, क्योंकि आपका जो ड्यूटी आपने जितना निभाया वो हेल्प से बहुत गुना आपने दे दिया उनको। आप इसलिए हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मेरा जो सिंबल है पेन का नीब विथ 7 रेज, इसमें वोट करेंगे तो वोट मुझे आएगा। मैं चुन के अगर अपना असेंबली में जाता हूँ, जो मेरा पॉइंट है मैं वापस बोलता हूँ, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24/7 और विथ रीजनेबल रेट। तीसरा है म्युनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर फॉर 24/7, ये मिलना तय है। चौथा है जॉब्स टू ऑल, स्किल डेवलपमेंट करा के जॉब दिलाएंगे, अच्छा से अच्छा सैलरी मिलेगा आपको, या तो बिजनेस करने के लिए लोन, या तो जो स्किल होगा आप में वो उसमें हेल्प करेंगे। पांचवा है न्यू कोर्ट बिल्डिंग मेरा वसई में बनना तय है और मैं बना के ही रहूंगा। चौथा है न्यू गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, जैसे कॉलेजेस मैंने 14 साल तक फ्री एजुकेशन देने का जिम्मेदारी उठाएगा। उसके बाद का क्या, आके आपकी जय जयकार करे पॉलिटिशियन की, उसके बाद उनकी शिक्षा की गारंटी कोई नहीं लेगा। सरकार हाथ ऊपर कर दिया क्योंकि हमने 14 साल तक दिया, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंसान पैसे के लिए शिक्षा से वंचित नहीं होगा। मैं फ्री क्वालिटी एजुकेशन दिलाऊंगा। क्वालिटी एजुकेशन में मेरे पास बहुत सारा टीचर्स है जो कि चाहते हैं चैरिटी बेसिस में पढ़ाने के लिए, और वो घर से भी पढ़ा सकते हैं। आपको मालूम होगा कोविड के टाइम पे सभी मोबाइल में पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लासेस,
उसी ऑनलाइन क्लासेस एक टीचर एक दिन में सबको पढ़ा सकता है। मुझे खाली ये टीचर फ्री में पढ़ाना चाहते हैं चैरिटी बेसिस में, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब इंसान, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी बच्चे के बारे में सोचिए, अगर आपकी बच्चा आपसे आगे नहीं गया एजुकेशन में तो क्या फायदा आपके माँ बाप को, उनको आगे लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज मेरा है जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 24/7। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख रहे हो, इसमें जो चार्जेस है पर यूनिट रेट में, वो 10 रुपया 29 पैसा, 100 यूनिट के बाद 100 यूनिट तक 4 रुपया 71 4 रुपया 71 पैसा, उसके बाद 10 रुपये से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? अगर मिडिल क्लास इंसान आपकी हक की बात कोई विधायक करता है? आप अगर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या गरीब है, आपकी हक की बात कोई करता है? ये जो आपका डायरेक्ट जेब में इफेक्ट करता है, आपकी डायरेक्ट जेब में ये इफेक्ट करता है, इसको घटाने के लिए कोई कार्रवाई किए, कोई वॉइस रेज किए? वो मैं करूंगा। 24/7 आपका राइट है बिजली पाने का, लेकिन आपको मिलता नहीं है, इसको मैं दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा? इसका रोड मैप पूरा तैयार है। मैं एक तो अगर मुझे आप चुनते हो, पेन की नींव में वोट देते हो, तो मैं असेंबली में इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की विद्युत कंपनी अगर नहीं मानती है, तो मैं सब्स्टिट्यूट की तरफ जाऊंगा, उधर रुकूंगा नहीं। सब्स्टिट्यूट में सोलर प्लांट या तो सोलर पैनल का प्लांट ये करके आपको बिजली इससे सस्ते में दिला सकता हूँ। और उसके साथ साथ या तो प्राइवेट कंपनी जो है उसे सस्ते में जो दे सकता है उसको बुला सकते हैं। इसलिए ये मेरा प्रायोरिटी में है। तीसरा है 24/7 वाटर। आजकल वाटर स्कैर्सिटी लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, उससे पहले का साल भी था, उससे पहले का साल भी था। ये कहाँ तक चलेगा वाटर स्कैर्सिटी? और ये पॉलिटिशियन कर क्या रहे हैं? ये वाटर स्कैर्सिटी कल को ना हो उसके लिए क्या स्टेप लिया गया? वसई विरार में, मेरे वसई विरार में 19 से 20 लाख की पॉपुलेशन है। अभी 19-20 लाख की पॉपुलेशन को आप वाटर 24/7 नहीं दे पा रहे हो एक साल के लिए, 375 डेज के लिए। ये तो बहुत ही इजी काम है, वो कर सकते हैं। पॉलिटिशियन चाहे ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लीजिए, पॉलिटिशियन चाहे सब कुछ हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन चाहते नहीं आपकी सुविधा। जनमानस की सुविधा अगर हो गया, जनमानस पॉलिटिशियन को पूछने वाले नहीं है। इसीलिए पॉलिटिशियन चाहते ही नहीं कि आपकी जरूरतें पूरा हो और आपकी जेब भरी रहे। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये हो सकता है एक ही, या तो डैम बनाया जाएगा या तो रिजर्वेशन किया जाएगा वाटर एक साल के लिए, जितना भी जरूरत है वो रिजर्वेशन हो सकता है। एक ही बारिश में बाढ़ आ जाता है, बारिश पानी को स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता है। खाली थिंकिंग और विजन की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति नहीं है इन पॉलिटिशियन में, जो कि मैं करके दूंगा आपको। आप तीसरा पॉइंट हो गया जॉब टू ऑल। सभी को जॉब मिलेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा। कैसे मिलेगा? जो एमएसएमई है, एमएसएमई को स्ट्रेंथन कर दो, या तो नया एमएसएमई खड़ा करो, या तो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा करो, स्किल्ड बनाओ। जो अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड बना के वो कंपनियों में जॉब दो, वो हो सकता है। लेकिन ये करेंगे ही नहीं। और कंपनियों वाले के लिए क्या किया? उनको बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज नहीं मिल पाते हैं, जैसे वाटर फैसिलिटीज हो गया। कंपनियों में वसई में तो बहुत सारा कंपनी है, उनमें वाटर फैसिलिटीज नहीं है, म्यूनसिपैलिटी वाटर नहीं दे पा रहा है। दूसरा, सड़क, कंपनी फैक्ट्री तक जाने के लिए जो सड़क है वो भी व्यवस्थित नहीं है। तीसरा है अपना जो भी पावर, पावर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे। तो फिर अभी 2024 में अगर ये हाल है, ये कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं ये पॉलिटिशियन? ये होके फायदा क्या? ऐसे ही चलाएंगे वसई विरार को, ऐसे ही चलाएंगे।
इसके लिए परिवर्तन, और परिवर्तन वो परिवर्तन जो कर सकता है काम, जो बोल बच्चन कर सकता है, वो नहीं। न्यू कोर्ट बिल्डिंग एक मेरा प्रायोरिटी था और रहेगा। न्यू कोर्ट बिल्डिंग के लिए हमने आंदोलन किया वकीलों ने सभी मिलकर, और मैंने फरवरी 2024 में लॉ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को लेटर लिखा मैंने, बहुत सारा वकीलों का साइन लेके, इधर ब्रिटिश काल से कोर्ट बिल्डिंग बना हुआ है, 19 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में कैसे अकोमोडेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो जजेस नहीं आ पा रहे हैं, जजेस नहीं आ पा रहे तो लिटिगेशन ड्रैग कर रहा है, जो केस 1 साल में खत्म होना है वो 5 साल 10 साल खींचते रहता है, और विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। वो जजेस के ऊपर आरोप लगाता है कि जस्टिस नहीं पा रहा है, जबकि ये पॉलिटिशियन के ही प्रॉब्लम है। तो जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, सभी आरोप जस्टिस के ऊपर आता है। जो कि वेबसाइट में देखा, वो एक शायद वर्कर कॉलेज या गवर्नमेंट है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और वीबीएमसी का या तो गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज नहीं है। कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे जो गरीब इंसान, तो कॉम्पिटिटिव भी कैसे कंपटीशन में भाग ले पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। विदाउट एजुकेशन सबको इक्वल करना चाहिए। और हमारा 7वां पॉइंट है करप्शन फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 8वां पॉइंट है डिमांड फॉर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। 9वां पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम टू वोमेन। 10वां पॉइंट है मेकिंग बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे उसमें मेरा एक ध्यान आता है, वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट रेंज ऑफिस तक मुझे फ्लाईओवर बनवाना है, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे, आने के टाइम पे या काम को जाने के टाइम पे बहुत ही क्राउड रहता है, जो कि ये बहुत ही नेसेसरी है। वो मेन रोड है ईस्ट का, और ईस्ट में बहुत सारा इंडस्ट्रीज है। वो इंडस्ट्रीज को लेबर जाते हैं और आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं और आते हैं, इसलिए ट्रैफिक बहुत रहता है। अगर एक फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है वेस्ट से लेके डायरेक्टली रेंज ऑफिस तक, साथी वाली और वाली पाटा को चला जाएगा, तो क्राउड इतना नहीं होगा। वो एक मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और मैनिफेस्टो नंबर 11 है प्रोवाइड लोन्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड और नेचुरल फर्टिलाइजर ट्रेनिंग टू फार्मर। फार्मर के लिए मैं जो कुछ होना चाहे करूंगा, क्योंकि ये रिलेट करता है प्राइस इन्फ्लेशन को। जो महंगाई होती है वो इनका ही कल्टीवेशन पहुंच नहीं पाता, या तो कम हो जाता है, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। इनको एम्पावर, फार्मर एम्पावर करके ये जो तकलीफ है पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगाया जाएगा, मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए अगर मैं नहीं करके दे पा रहा हूँ तो इसके साथ साथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने का और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल मेरा मोटो है, और मैं लाके रहूंगा। एटलीस्ट वसई में, वसई की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वसई की जनता के लिए मैं ये लड़ाई लड़ते रहूंगा। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चालू है और मुद्दे खाली पानी और रास्ते इतना ही चल रहा है, बाकी के महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोलता है। आपने मुद्दे बहुत भारी रखा है। ये मुद्दे अभी तक मैंने कोई वचननामा में सुना नहीं है। आपने बहुत अच्छा तरह से लोगों की हित के लिए सुना हुआ है और लेटरबाजी आपने किया है। तो ये महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई का मेरे पास एक रोड मैप है। मेरा मैनिफेस्टो नंबर ये है 11 में प्रोवाइड लोन एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, नेचुरल फर्टिलाइजर ट्रेनिंग टू फार्मर। फार्मर्स जो कल्टीवेट करती है क्रॉप या तो वेजिटेबल, ये वेजिटेबल हम बाहर से लाते हैं वसई में। वसई का फार्मर को कोई पूछता भी नहीं, हमारा सॉइल टेस्ट भी नहीं किया जाता है कि वसई में कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल बनना चाहिए, और उसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं करते हैं। वो मेरा 11 मैनिफेस्टो में, 11 नंबर मैनिफेस्टो में है, वो करूंगा मैं। वो उसमें से अगर वो वेजिटेबल और फ्रूट्स
रहता है। बेसिकली सब्जियों की बात करें तो अभी बटाटा का रेट जो देख रहे हो 50 या 60 रुपये में बिकता है। जनरली हम यही टाइम पे नवंबर या अक्टूबर में 15 से 20 रुपये में मिल जाता था, तो 3 गुना ज्यादा है। इसका कारण ये इच्छा शक्ति नहीं है पॉलिटिशियन की, और यूनियन करके या ऑर्गेनाइज करके फार्मर को अगर ट्रेनिंग देके और कल्टीवेट किया जाएगा प्रोडक्शन, और उसको सेफली कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, जरूरत की वक्त पे भी बेचा जाएगा, तो फार्मर का भी फायदा होगा, और हम लोग जो पब्लिक खरीदते हैं कंज्यूमर का भी फायदा होगा कि महंगाई नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन का सिंपली डेफिनेशन है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो रेट बढ़ता है, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो रेट घटता है। सिंपली डेफिनेशन है, अगर हम प्रोडक्शन करके रखेंगे, डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो ये सिंपल चीज है। और दूसरा है हमारा वसई विराट, वसई से आप मेन टाइम पे ऑफिस जाते हैं, ट्रेन की बात कर देते हैं, लोकल ट्रेन वसई से सभी पब्लिक मुंबई जाते हैं जॉब करने के लिए। टाइमिंग रहता है सुबह से लेकर 10 बजे तक। आपको पता है 10 बजे तक सिंपल 8 ही ट्रेन निकलती है। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक एक 6 घंटे की गैप में 8 ही ट्रेन निकलती है वसई से। होयाराज जबकि विरार से 72 ट्रेन निकलती है। वसई वालों ने क्या अपराध किया, उनके लिए इतना अन्याय हो रहा है उनके साथ? क्या अपराध किया मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप आमदार हो वसई से, और वसई से ट्रेन छूटता है 8। अगर मुझे चुन के, मैं चुन के आता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 25 ट्रेन चलेगा वसई। कुछ भी हो जाए, ट्रेन बढ़ाया जाए या वसई से चालू किया जाए, 25 ट्रेन मिनिमम टू मिनिमम चलना तय है। एक फॉर्मूला अभी बीजेपी का चालू है, लाडली बहन, मुख्यमंत्री की लाडली बहन, ये योजना चालू है, वो कितपत सही लग रही है आपको? और ये लाडली बहन की वजह से महंगाई बहुत कुछ हो चुकी है और लोगों को इतना भारी पड़ रहा है। तो कई लोगों का कहना है कि लाडली बहन का योजना बहुत अच्छी है, कई लोगों का बोलना है कि तेल हर चीज महंगी करके रखा है, पेट्रोल से लेके मिट्टा तेल आता है उसके तक महंगाई करके रखा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आप एक आमदनी के लिए खड़े हो और आपका मुद्दा बहुत बेहतरीन है, और ये महंगाई ये हो रही, ये अच्छा है, और ये अच्छा है क्या खराब है? और ये जो लाडली बहन है, ये योजना किस पर सही लगती है आपको? देखो, मेरा मैनिफेस्टो नंबर 9 में लिखा है मैंने, वर्क फ्रॉम होम टू वोमेन, वोमेन एम्पावरमेंट, इट इज कनेक्टेड टू लाडली बहन योजना। मेरे हिसाब से वोमेन अगर घर में से कुछ इनकम कर सकती है, उनकी एफर्ट से, उनकी मेहनत से, ये गर्व की बात होगी। और मेरा प्रोजेक्ट में ऐसा है, और मैं अगर जीतता हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को लाडली बहन की योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? मेरा पूरा रोड मैप सेट है कि जो सपोज कोई भी लेडीज जो काम, बुनाई का काम, टेलरिंग का काम, फिनाइल बनाने का काम, सोप बनाने का काम, एलसीडी लाइट बनाने का काम, कुछ भी कर सकती है, उसको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, वो कर सकती है। वो करके 2 पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, इनकम कर सकती है उसकी फ्री टाइम में। उसके टाइम ऑफिस में देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री टाइम में वो कितना इनकम कर लेगी? 1500 देती है सरकार, लेकिन ये कितना इनकम कर लेगी? मिनिमम 10 से 12 हजार वो इनकम कर सकती है। और उसमें स्किल बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है, और हमारा देश आगे जाने का विजन रखती है। लेकिन अगर लाडली बहन योजना के तहत पैसा बांटा जाता है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। और जो पैसा बांटा गया वो कहां से आएगा सरकार को भी मालूम नहीं है। ये सरकार अगर चली गई तो वो भरेगा कौन? सरकार खुद को मालूम नहीं है कि ये पैसा किधर से आएगा। इसलिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर 500 रुपया कर दिया गया। अभी आप देखोगे 7% का
रजिस्ट्रेशन जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 7% कर दिया गया, 5 से 7% होने में 3-4 साल में बढ़ गया। अभी बाद 12वां पॉइंट है मैक्सिमम लोकल ट्रेन फ्रॉम वसई। वसई से जितना मैक्सिमम लोकल ट्रेन हो सकता है, स्पेशली एटलीस्ट ऑफिस टाइम पे 10-11 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, फिर आने के टाइम पे एटलीस्ट जो 5-6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक इवनिंग में, वो बहुत ज़्यादा लोकल ट्रेन लाएगा और लाऊंगा मैं, आएगा। इस ये सारे चीज़ें मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, और मेरा मैनिफेस्टो यही है। और ये मेरा मैनिफेस्टो ही नहीं, मेरा एफिडेविट है, मैं मेरा प्रतिज्ञा पत्र है। अगर आप मुझे वोट करते हैं तो ये सभी मिलना आपको तय है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। वही इच्छा शक्ति चाहिए, जो कि मेरे पास वो इच्छा शक्ति है। नॉन करप्ट हूँ, किसी को परवाह नहीं करता हूँ, नादान हूँ अभी, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, किसी के आगे झुक कर पहचान नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है भगवान मेरे साथ है, इसे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ये जो मेरा मैनिफेस्टो है उसको पूरा करने की मैं प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए मेरा पेन लीव में वोट करिए। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका। थैंक यू।